नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। और हर शनिवार की तरह आज हम फिर किसी एक नई बीमारी की चर्चा करेंगे आपके आसान शब्दों में। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी के बारे में। हम सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो शरीर के अंदर टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए एनर्जी का मुख्य सोर्स है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ग्लूकोज सीधे कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता है। कोशिकाओं की सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एक तरह की गेट का काम करते हैं। अब इन गेट्स को खोलने का जो काम करता है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इन रिसेप्टर से जुड़ जाता है और कोशिकाओं को संकेत देता है कि गेट अब खोल दो। जैसे ही गेट खुलता है ग्लूकोज अंदर चला जाता है और एनर्जी में बदल जाता है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है, या तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनता ही नहीं है या फिर कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से पहचान नहीं पाती हैं। इसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इस वजह से गेट ठीक से नहीं खुलता है और ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है और ग्लूकोज का जो लेवल है खून में बढ़ जाता है और जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है उसको ही हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज बनने की वजह क्या है, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लक्षण क्या हैं, और डायबिटीज में कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और डायबिटीज का इलाज क्या है, और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे डायबिटीज के कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें पेनक्रियाज में इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है और ये नॉर्मली जो है कंजेनिटल बीमारी है, मींस जो बच्चों में होती है, और जो सिम्टम्स इसके आते हैं वो लगभग 5 साल की उम्र में उसके बाद आते हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, शरीर में जो इंसुलिन का लेवल है वो उसका यूज सही से नहीं हो पाता। इंसुलिन लेवल तो सही होता है, बस इंसुलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। और ये नॉर्मली जो है हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। मतलब अगर आप मोटापा है, हाई रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, तो टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है और डिलीवरी के बाद नॉर्मली ठीक भी हो जाती है। तो ये जो महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी हो रही होती है, प्रेगनेंसी हो रही होती है, तो उस दौरान जो डायबिटीज होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज बनने की मेन वजह क्या है। हम सब जानते हैं बट इसको हम फॉलो नहीं करते। मैं इसको फिर दोबारा रीइंफोर्स करूँगा, प्लीज़ इसको स्लाइड को ध्यान से देखें और इसको एब्जॉर्व करें, इसको अपने अंदर समझें इसको और इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें अपनी लाइफस्टाइल को। अनहेल्दी डाइट, हम सब जानते हैं कि क्या अनहेल्दी है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक, हाई फैट मतलब बहुत तेल बसा वाला खाना, ये नहीं खाना चाहिए, इससे डायबिटीज़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा मोटापा, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी जो होती है, मोटापा बहुत बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है, ना कि डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट बीमारियों के लिए, किडनी बीमारियों के लिए, इवन कैंसर के लिए। तो मोटापा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है नींद की कमी, अगर आप 7 से 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है, ये हम सब जानते हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लेजी पर्सनालिटी हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं हफ्ते में, तो भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर एक और है जो है मेंटल स्ट्रेस। आजकल के जो लाइफस्टाइल है इसमें हम सबको किसी ना किसी रूप में, चाहे प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली, सोशल रूप से कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। ये अगर स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ओवर सीक्रेट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। पहला रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में आपके माता पिता को, आपके सिबलिंग को, दादा दादी को, नाना नानी को, बुआ को, चाचा को, किसी को भी डायबिटीज है, वो भी खास करके टाइप 2 डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये रिस्क फैक्टर जो है कई परसेंटेज बढ़ जाता है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की। आप मोटे हैं, आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, और आप की जो ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है, मतलब पेट के आसपास मोटापा ज़्यादा है, तो भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। और खाली डायबिटीज़ ही नहीं बढ़ाता है, ये हाइपरटेंशन, इवन जो हार्ट की बीमारियाँ, CKD, किडनी की बीमारियाँ और कैंसर की संभावना भी मोटापा बढ़ा देता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फीमेल्स में, महिलाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है।
PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और साथ में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो बढ़ती उम्र है, जैसे जैसे हम लोग आजकल, तो पहले माना जाता था जो डायबिटीज़ या जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं बुढ़ापे की बीमारियाँ होती थी 50-60 साल के बाद, बट ऐसा नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोगों को 25-30 साल में भी डायबिटीज़ हो रही है। तो बढ़ती उम्र, अगर आप 20-25-30 साल से ऊपर हैं तो भी आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहें। पता नहीं कब आपको डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस बहुत हेल्प करती है प्रिवेंशन में भी और कंट्रोल करने में भी। अगर आप प्री डायबिटिक लेवल पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए रेगुलर टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, LDL बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर हाई है, तो भी संभावना है कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। प्री डायबिटिक है मतलब आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, आपको ब्लड टेस्ट फास्टिंग जो है 100 के आसपास रह रहा है सडन, या आपको जो HbA1c है 5.5 और 6 के आसपास है, 6.5 के आसपास है, तो भी आप प्री डायबिटिक और डायबिटिक रेंज के बीच भी आ गए हैं आसपास। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, डाइट कंट्रोल नहीं की, आपने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करी, तो भी डायबिटीज़ की संभावना आपको बढ़ सकती है। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन पास होना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मली इनकी यूरिन ठीक हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ठीक होती है, बट सडनली बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर हाई हो गया उसकी वजह से उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और बार बार फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। जिसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि बिकॉज जब ब्लड में शुगर बढ़ता है तो किडनी क्या करती है, कोशिश करती है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की, तो इसलिए यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाता है। दूसरा सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इसको हम पॉलीडिप्सिया भी बोलते हैं। मीन्स जब आप यूरिन बार यूरिन बाहर जाएगी तो आपका जो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाएगी और आपको थर्स्ट यानी प्यास ज़्यादा लगेगी। खाने के बाद भी ज़्यादा भूख लगना, इसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। मतलब जब आप शुगर बहुत सारा बाहर जाएगा उनके थ्रू तो आपको अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको शुगर नहीं मिल पाएगा, तो उनको सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन को कि भूख लग रही है, तो इसको सिम्टम्स बोलते हैं पॉलीफेजिया। तो प्यास बहुत ज़्यादा लगना, यूरिन बार बार जाना और बार बार भूख लगना, ये तीन बहुत कॉमन सिम्टम हैं डायबिटीज़ के, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। यूरिन बार बार जाना, प्यास बहुत लगना और खाना या भूख ज़्यादा लगना, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण मैंने इसलिए दोबारा बताया। अगर किसी को ऐसे लक्षण हैं आप में, आपके परिवार में किसी को, तो प्लीज़ जांच जरूर करें, डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अब बात करते हैं और अनकॉमन सिम्टम्स या और कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, सडन वेट लॉस हो रहा है, बहुत बार हम कहते हैं वेट बढ़ता है तभी डायबिटीज होती है, बट कुछ केसेस में टाइप 1 में तो देखा गया है कि वेट लॉस में, तो इवन टाइप 2 में भी बहुत बार वेट लॉस हो जाता है। तो अगर किसी का अचानक सडन सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो गया है तो भी संभावना है उसको डायबिटीज है। जब भी ब्लड शुगर हाई होता है तो और कोशिकाओं को पूरा शुगर नहीं मिल पाता बिकॉज वो अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से एक सिम्टम होता है थकान और कमजोरी, मतलब फैटीग होना, वीकनेस होना, चिड़चिड़ापन होना, खाने पीने में मन नहीं लगना, एक्सरसाइज और कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें थकान हो जाना, तो ये सिम्टम भी बहुत कॉमन है। लॉन्ग टर्म किसी को डायबिटीज है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब आंख पे भी असर करने लगती है डायबिटीज, तो उस समय आपको धुंधला दिखना, डिप्लोपिया होना, या कभी कभी लॉन्ग स्टेज में इवन रेटिना अगर डैमेज हो जाए, वहाँ टीयर हो जाए तो हेमरेज हो सकता है, इवन जो आंखों की रोशनी है वो कम हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर किसी को डायबिटीज़ है या उसको चोट लग जाती है तो नॉर्मली देखा गया डायबिटीज़ में इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, हीलिंग जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, तो जो किसी को अगर घाव है वो देर से भरना होगा, मतलब किसी को चोट लग जाती है तो बहुत आसानी से ठीक नहीं होगी, उसका हो सकता है उसमें टाइम ज़्यादा लगे। इसके अलावा और क्या सिम्टम है? हाथ पैरों में झंझनाहट होना। लॉन्ग टर्म डायबिटीज में एक होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब वो नसों को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से टिंगलिंग होना, नमनेस होना, झंझनाहट होना, सुनपना होना, ये सारा सिम्टम्स हो सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म की डायबिटीज आपकी नसों को भी अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं डायबिटीज अगर किसी को डाउट लग रहा है तो कैसे हम कंफर्म करेंगे, कौन कौन से टेस्ट कराएंगे। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो खाली पेट होती है, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, हमें अवश्य करानी चाहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप में भी करानी चाहिए, हर 6 महीने पर चेक करनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी है आपकी, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दूसरा है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, खाने के 2 घंटे बाद हम शुगर चेक करते हैं, वो उसका लेवल देखते हैं, अगर वो क्रॉस कर रहा होता है तो भी एक नॉर्मल जो लैब की वैल्यू है उससे अगर ऊपर जा रहा है तो उसको मानेंगे वो डायबिटिक रेंज में आ चुका है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c, ये पिछले 3 महीने की 2 महीने की रीडिंग को एवरेज आउट करके दिखा देता है। अगर HbA1c आपका 6 से ज़्यादा है, इवन कुछ लैब में 5.8 से भी ज़्यादा है, तो हम उसको डायबिटिक या प्री डायबिटिक मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको मॉनिटरिंग के लिए कराना चाहिए, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन प्री डायबिटिक स्टेज पर पकड़ने के लिए भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन टेस्ट कब कराते हैं? यूरिन टेस्ट का फ़ायदा ये है
कि यूरिन में शुगर चेक कर लेते हैं, कीटोन बॉडीज देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं कि किडनी पे कोई अफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो लॉन्ग टर्म डायबिटीज होती है वो किडनी को भी अफेक्ट करने लगती है, तो इसलिए यूरिन टेस्ट भी आवश्यक है। लिपिड प्रोफाइल इसलिए कराते हैं कि लिपिड प्रोफाइल से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, तो इसका मतलब आप हाई रिस्क में हैं शुगर के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए। तो इसलिए लिपिड प्रोफाइल करने से आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो साथ में अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है तो आपको अपने लिपिड प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करना होगा। एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये शुगर देने के बाद, मतलब ग्लूकोज देने के बाद हम टेस्ट करते हैं, लोड करते हैं, देखते हैं कितना पीक जा रहा है। तो ये भी डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ का इलाज क्या है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसमें हम सबको पता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। मीन्स इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लाइफ टाइम लेना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में बन रहा होता है जो बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंसी इसमें होती है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लिंक्ड है बिल्कुल, आपके मोटापे से, आपके हाइपरटेंशन से, आपके लिपिड प्रोफाइल से, आपके फैमिली हिस्ट्री से, आपको जितने रिस्क फैक्टर्स हैं खाने पीने से लिंक्ड है, फिजिकल एक्टिविटी से लिंक है। तो अगर शुरुआती स्टेज है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में या डायबिटीज अभी जो शुरुआत में हुई है और बहुत हाई लेवल HbA1c का नहीं है, ब्लड शुगर बहुत हाई नहीं है, फास्टिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसके बावजूद भी, मतलब आपने डाइट का भी ध्यान रखा, अपना एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने रिस्क को भी मिटिगेट कर दिया, लिपिड प्रोफाइल भी इंप्रूव कर लिया है, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल कर लिया है, फिर भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो बहुत सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं जिनको देना पड़ता है, जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी सिंगल ड्रग से, कभी कभी मल्टीपल ड्रग भी देने पड़ते हैं। आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं। सिंगल डोज मॉर्निंग सिंगल पिल से भी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिंगल डोज से नहीं है, सिंगल पिल से नहीं हो रहा, तो मल्टीपल पिल्स को भी दिया जा सकता है, कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर इन सब के बावजूद भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो हमारे पास एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम इंसुलिन भी उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड शुगर के साथ साथ और कौन कौन से फैक्टर्स में हमें काम करना चाहिए। हमें ब्लड प्रेशर पे काम करना चाहिए, मतलब अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल खराब है तो आपको लिपिड प्रोफाइल ठीक करना है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया आपको। जो डायबिटीज़ है अभी तक एलोपैथी के हिसाब से रिवर्सिबल नहीं है, बट लोग रिवर्स भी कर लेते हैं विद डाइट से, वेट कम करके, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके और रिस्क फैक्टर्स कम करके, मेंटल स्ट्रेस को कम करके, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा के इवन रिवर्स भी की जा सकती है। अगर आप 10 से 15%, 20% अपना वजन कम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट कर सकते हैं तो इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज आई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब बात करेंगे डायबिटीज से बचने की सावधानी क्या, कैसे कैसे बच सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपको फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तब तो आपके लिए स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स खाना पीना आपको अच्छा खाना, मीठा नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, प्रोसेस्ड जंक फूड नहीं खाना, शुगरी मिल्क नहीं लेने, प्रोटीन रिच डाइट लेनी, दालें लेनी, सब्जियां लेने, साबुत अनाज खाना है, जो सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीजनेबल सलाद है उसका लेना है, मीठे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, मीठी चीज़ें कम खानी है, चाय कॉफ़ी कम पीनी है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे खाने पीने में तो आपकी डाइट जो है वो अच्छी रहेगी और शुगर होने की संभावना नहीं होगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कंट्रोल आसानी से हो सकती है, इवन रिवर्स भी हो सकती है। नियमित एक्सरसाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से ना कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, मोटापा, ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, इवन मिटिगेट किया जा सकता है। तो डेली 30 से 40 मिनट, हफ्ते में 5 से 6 दिन आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी, जिसमें कार्डियो है, एक्सरसाइज है, वॉक है, रनिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बट आपको करना अवश्य है। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपका BMI अधिक है, तो वजन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 10% वेट कम कर लेते हैं तो आपका हाइपरटेंशन भी कंट्रोल हो जाता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और शुगर भी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है, और इससे अधिक कम कर लेते हैं इवन तो रिवर्स भी कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस कम करना है बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब के लाइफस्टाइल में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, फैमिली के लोग हों, कोई भी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेंटल स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो मेंटल स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, रिलैक्स करें, सोशल नेटवर्क को मजबूत करें, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको फुलफिल करें। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेस को कम करना हो। एक बहुत अच्छा तरीका है मेंटल स्ट्रेस को कम करने का,
तनाव कम करने का, वो है नींद। आपकी नींद सबसे अच्छी मेडिसिन है बहुत सारी बीमारियों के लिए। मीन्स अगर आप 7 से 8 घंटे की स्लीप अच्छी ले रहे हैं, मतलब साउंड स्लीप ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की डीप स्लीप ले रहे हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज मेलाइटस। और क्या इंपॉर्टेंट है, हम सब जान रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब प्रिवेंशन कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज पे अपने को कैप्चर कर लो और डायबिटीज को होने ना दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें नियमित जांच करानी है। आजकल बहुत सारे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं जिसमें डायबिटीज, ब्लड शुगर, HbA1c इंक्लूड होता है, बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, लिपिड प्रोफाइल होता है। तो ऐसे कोई भी फुल बॉडी चेकअप जिसमें सारे ब्लड टेस्ट हों, इवन साथ में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG वगैरह भी हो जाए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो 30+ के लोग हैं उनको साल में 1 बार करना चाहिए, और जो हाई रिस्क लोग हैं या जिनकी एज ज़्यादा है उनको साल में 2 बार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बोलते हैं इसको। एक कराने से हम डायबिटीज को अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं, इवन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। क्या क्या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर डायबिटीज जो है ना आपकी बॉडी के हर अंग को अफेक्ट करती है, कोई कोशिका ऐसी नहीं जिसको अफेक्ट नहीं करती हो। आंखों में रेटिनोपैथी करेगी, आपके आंखें खराब हो जाएंगी, रेटिना खराब होगी। रेटिना आपका पर्दा होता है, उससे विजन खराब होगा, रेटिना में हेमरेज हो सकते हैं, टीयर हो सकते हैं, तो लाइफ लॉन्ग रोशनी जा सकती है, तो आंखों को डैमेज करती है, नर्व्स को डैमेज करती है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपकी नसों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, इवन जहाँ पे पैरों में अगर जहाँ पे सेंसरी सप्लाई कम हो जाती है तो हल्की हल्की चोट लगने से घाव हो सकते हैं, उनकी हीलिंग खराब हो सकती है। किडनी पे असर पड़ सकता है। किडनी मतलब आपकी जो डायबिटिक, इसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रोटीन बाहर निकलने लगता है, बहुत सारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं किडनी में, जिसको CKD बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज जो है उसके बहुत बड़ा कारण है। मीन्स जितने पेशेंट डायलिसिस में हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज है। तो अगर आपको डायलिसिस में नहीं जाना है, रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करना है, तो प्लीज़ अपनी डायबिटीज को अवश्य कंट्रोल करें। दिल पे असर, हार्ट अटैक, हम सब जानते हैं हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं, बहुत कॉमन भी है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हार्ट अटैक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इवन साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं डायबिटीज, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, रात को सोओगे और सुबह उठोगे नहीं। और साइलेंट हार्ट अटैक होगा, मतलब चेस्ट पेन भी नहीं होगा, कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगा, कोई पसीना नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई पर्सिपिरेशन नहीं होगा, कोई पल्पिटेशन नहीं होगा। साइलेंट हार्ट अटैक का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डायबिटीज़ है। तो प्लीज़ डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और हार्ट अटैक से बचें। इसके अलावा डायबिटिक फुट एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पैरों में घाव हो जाते हैं, उनकी हीलिंग नहीं होती, कभी कभी एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। नसों के बारे में मैंने बता ही दिया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, नसों को डैमेज करती है, जिसकी वजह से झंझनाहट है, जलन है, सुन्नपना है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड है तो ऐसा नहीं कि एक ही अंग पे करेगी, जितनी जितनी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है ये बॉडी के हर अंग पे काम करती है, हर अंग को अफेक्ट करती है। चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेन में भी अल्जाइमर्स डिजीज है, डिमेंशिया करेगी, आइज में रेटिनोपैथी करेगी, जॉइंट्स में अर्थराइटिस करेगी, नर्व्स में न्यूरोपैथी करेगी, CKD करेगी, किडनी में नेफ्रोपैथी करेगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी, जितने अंग हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स करेगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा अंग है, कोई भी ऐसी कोशिका ऐसी नहीं है जिससे डायबिटीज़ पे इम्पैक्ट नहीं आता और जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हों। तो सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही इलाज है, एक ही परामर्श है कि प्लीज़ डायबिटीज़ को होने ही ना दें। पहला पॉइंट, अगर होती है तो प्लीज़ इसको प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें। मीन्स अगर प्री डायबिटिक स्टेज में तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, इवन डायबिटिक स्टेज में भी तो भी रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स नहीं हो रही है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको कंट्रोल करें सो दैट जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे आप बच सकें या इनको डिले कर सकें। तो आपने समझा कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली एक गंभीर स्थिति है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, समय पर जांच, संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह से इसे लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।